Hello guys, welcome back to the EduGuru channel once again. This is me Gautam here. So guys, thoroughly today we have topic about human eye and colorful world. So सबसे पहले हम मतलब समझते हैं ह्यूमन आई का। तो ह्यूमन आई बेसिकली एक ऐसा पेड़ ऑफ लाइट या एक ऐसा सेंसिंग ऑर्गन होता है जो मदद करता है हमें आसपास के ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से देखने के लिए, ठीक है। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये एक लेंस के जैसा होता है, तभी तो हम अपनी आसानी से आसपास के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको देख पाते हैं। सो बेसिकली ये हमारा ह्यूमन आई था। अब हम देखेंगे ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जो अभी हम पार्ट्स करने जा रहे हैं यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है, सो प्लीज आप एक एक चीज को अच्छे से सुनते जाना। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है, तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्फेरिकल मेम्ब्रेन से ये कवर होता है और ये हमारा आई का फ्रंट वाला हिस्सा होता है। सो बेसिकली इट इज कवर्ड विद स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या, देखो लाइट जो है वो पहले हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है ना, तो वो करती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू। आपका फर्स्ट क्या है, कॉर्निया, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं इरिस की। इरिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपके प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, तो इरिस करता है। अब इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है जो कि आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, जो कि आपके प्यूपिल के साइज को क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। सो थर्ड वन है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस में क्या होता है, इसका दूसरा नाम याद रखना, क्रिस्टलाइन लेंस को हम आई लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है सो प्लीज आप साथ के साथ नोट करते जाना जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम आई लेंस भी बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स लाइक, और बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस हमको दिखाता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है, जेली मेड इसका स्ट्रक्चर होता है और ये सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्यूपिल। प्यूपिल में क्या होता है, देखो बेसिकली इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन द आईरीज, ठीक है, थ्रू विच लाइट एंटर्स आई। आंख में जो हमारी लाइट जो है वो एंटर कर रही है, वो किसकी मदद से कर रही है, एक स्मॉल होल है जो कि इरीज के बीच में है, उसकी मदद से हमारी आंखों में एंटर कर रही है, क्या, लाइट एंटर्स कर रही है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर बेसिकली आपकी आंखों में कितना अमाउंट जा रहा है लाइट का, उसको रेगुलेट कौन करता है या उसको कंट्रोल कौन करता है, उसके अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है, तो दैट इज प्यूपिल। इसमें और दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में डिम लाइट और ब्राइट लाइट के बारे में पूछ ले कि डिम लाइट में कैसा होता है प्यूपिल और ब्राइट लाइट में, तो डिम लाइट में ये ओपन जब होता है तो ये ना अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है, मतलब इरिस मसल्स के साथ अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंशन दिखा देता है। और अगर मैं ब्राइट लाइट की बात करूं तो ब्राइट लाइट में ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, छोटा हो जाना यानी सिकुड़ जाता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरिस मसल्स होता है आपका ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में होता है एक्सपेंशन। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए प्लीज। डिम लाइट में ये एक्सपैंड हो जाता है और ब्राइट लाइट में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है आपका रेटिना। रेटिना तो आपको ही पता होगा, जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर होती है, रेटिना के ऊपर। और रेटिना के भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज रोड्स और सेकंड वन इज कोन्स, ठीक है। जो रोड्स होता है ये बेसिकली आपका ऐसा, मतलब ये बेसिकली इस तरह के सेल्स होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करवाते हैं। और कोन्स में क्या होता है, ये हमारे रिस्पॉन्ड करवाते हैं प्राइमरी कलर्स को। तो जो रोड सेल्स हो गए या फिर जो कोन सेल्स हो गए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो रोड सेल्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करवाते हैं और जो कॉन सेल्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स को रिस्पॉन्ड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ठीक है जी। ऑप्टिक नर्व में देखो क्या होता है, ये बेसिकली हमारे जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है ना, जो कि रेटिना से कहां पर जाती है, ब्रेन पर, पता होगा आपको, रेटिना से ब्रेन पर ये जाती है। तो बेसिकली इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है कौन, आपका ऑप्टिक नर्व। बाकी ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा पेपर में पूछेगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो आई को लीव कर देती है। तो इतना ही आपको रिमाइंड करने की यहाँ पर जरूरत है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आई डिफेक्ट्स। ये भी तीन तरह के होते हैं, प्रेसबायोपिया, मायोपिया और फार साइडनेस। अब इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आपको कंडीशंस दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा यूज करा गया, तो आपको बताना है प्रेसबायोपिया है, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। फिर उनकी करेक्शंस भी आपसे पूछ सकता है। अगर हम बात करें प्रेसबायोपिया की, तो ये बेसिकली होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं। सो जब हमारा सिलेरी मसल जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है ग्रेजुअली, मतलब अक्सर जब ये थोड़ा एक तरह से लूजली काम करने लग जाता है, ढीलेपन से काम करने लग जाता है, तो हमें कभी कभार इस कंडीशंस के साथ फेस करना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ठीक है। आई लेंस की थोड़ी सी डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी जो कारण बनता है वो प्रेसबायोपिया का बनता है। यहाँ पे करेक्शन ये है कि आप बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आपको मायोपिया यानी नियर साइटनेस है तो आपको कैसे पता लगेगा? आपका जो आई लेंस का कर्वेचर है वो थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका इलोंगनेशन हो जाएगा आई बोल का। तो ये आपके कॉजेज हैं। अब आप इनको कैसे करेक्ट कर सकते हो मायोपिया का? सो हम यहाँ पर कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक, अगर आप एप्रोशिएट पावर लेकर चल रहे हो कनकेव लेंस की, तो आप अपनी मायोपिया जैसी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फार साइटनेस है यानी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कारण होता है? पहला कारण है फोकल लेंथ, जो हमारी आई का है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। और दूसरा आपका जो आई बोल है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अगर इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है तो दैट इज अ कॉज ऑफ फार साइटनेस। एंड वी हैव करेक्शन सम लाइक दैट यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। वो भी आप एक एप्रोशिएट पावर का अगर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो आप फार साइटनेस से गो थ्रू कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से ओवरकम। सो फार साइटनेस में और आपका जो अभी हमने ऊपर देखा नियर साइटनेस में, इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। मायोपिया में आपका कनकेव है और आपका हाइपर में क्या है? कॉन्वेक्स है। और प्रेस बायोपिया में आपका फोकल लेंस है, वो भी बाय वाला, ठीक है। तो बाय फोकल लेंस उसमें है। तो ये तीनों कंडीशन यू मस्ट बी रिमेंबर थॉरली बाय हार्ट सो दैट यू कैन एबल टू राइट इन द एग्जाम एज वेल। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। वो पीडीएफ में तो नहीं है बट आई एम स्लोली रिवाइजिंग इट हेयर, सो आप सुनते जाना और लिखते भी जाना प्लीज। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? सो बेसिकली मैं पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज द एबिलिटी ऑफ आईलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। मान लो आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में देखे और आपसे ऑप्शन में नाम पूछ ले, सो दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट इज द एबिलिटी ऑफ आईलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। आईलैंड्स की एबिलिटी को दिखाते हैं कि वो किस तरह से अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। अगर इसमें कंडीशंस क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें उसे क्लियर देखने के लिए उस पर और फोकस लगाना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ को भी क्या करेंगे हम? इस केस में बढ़ाएंगे। सिमिलरली होगा कैसे? अगर पास है आपका तो फोकल लेंथ हमको कम करना पड़ेगा। और ये सब करने में हमारी मदद कौन करेगा? तो ये सब करने में हेल्प करता है, आपको पता होगा, सिलेरी मसल, ठीक है। सो ये याद रखना। अब देखो केस में क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उस केस में आपका जो सिलेरी मसल है वो कैसे वर्क करेगा? अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो फार है यानी दूर है तो आपका सिलेरी मसल इस केस में रिलैक्स्ड फील करेगा, आई लेंथ आपकी थिन हो जाएगी और फोकल लेंथ आपका बढ़ जाएगा। इन बातों को लिख लेना प्लीज। सिलेरी मसल रिलैक्स्ड हो जाएगा, आई लेंस थिन हो जाएंगी और फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका नियर बाय है तो सिलेरी मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसी का ऑपोजिट ऊपर वाले का। वहां पर थिन था लेकिन यहाँ पर आई लेंस थिक हो जाएगा, ठीक है, नियर बाय में। और नियर बाय में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना पावर ऑफ एकोमोडेशन में। और ये होता क्या था? सो बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। और इसके अलावा आपको वो नियर पॉइंट और फार पॉइंट भी याद करने हैं, जिसमें से जो आपका नियर पॉइंट होता था दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट होता था दैट इज अबाउट इन्फिनिटी। और जो हमारे रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होता है वो लगभग आपका 1/16 सेकंड तक इमेज जो है वो फॉर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा, कभी नोटिस करा होगा, मान लो आपके सामने कोई एक शख्स आया, अननोन पर्सन, और वो आके चला गया, तो 1/16 सेकंड तक आप क्या कर सकते हो? अपने दिमाग में उसका एक इमेज फॉर्मेशन रख सकते हो कि हाँ भाई वो ऐसा था। एक स्ट्रक्चर हमारे को याद रहता है ना, बट जैसे जैसे अलोंग विद द टाइम पीरियड वो बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर हमारे को दिमाग से फिर हम थोड़ा थोड़ा उसको भूल जाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो बेसिकली ये किस वजह से है? रेटिना की इमेज फॉर्मेशन की वजह से। और उसके लिए भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर दिया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज अबाउट प्रिज्म। अब देखो पहले प्रिज्म में होता क्या है। ये बेसिकली आपने देखा होगा एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम होता है, ठीक है, जिसमें से कम इसके देखो 2 लेटरल सरफेस होते हैं जो कि इंक्लाइंड एंगल पर होते हैं। अब इसमें प्रिज्म में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला इसमें आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा यहाँ पर। फर्स्ट वन इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इसी के अंदर आता है और रिफ्लेक्शन भी इसी के अंदर आता है। अब हम तीनों का मतलब समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन किस चीज का होता है? देखो, जब आप एक प्रिज्म लोगे और उस प्रिज्म में से आप क्या पास करोगे? एक व्हाइट, मतलब एक सिंगल व्हाइट लाइट पास करोगे तो वो जाकर बैंड हो जाएगी 7 कलर्स पर। बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि जब आप एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करोगे वो तो 7 कलर में स्प्लिट होकर टूट जाएगी। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज विबग्योर, ठीक है, दैट इज नोन एज विबग्योर। अब जहां पर जो आपका विबग्योर से स्ट्रक्चर देख लेना, विबग्योर में V स्टैंड फॉर वॉयलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, B स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज और R स्टैंड फॉर रेड, ठीक है। और ये सारी की सारी लाइट्स को हम लोग, मतलब इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ बैंडिंग ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या लगती है? आपको पता होगा कि ये सारी लाइटें ना एटमॉस्फेयर में जाकर स्कैटर हो जाती हैं, बट इसमें से कुछ मेन चीजें ऐसी हैं जिनको एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होने की जगह नहीं मिलती, जैसे ब्लू, रेड और येलो। ये 3 लाइट्स ऐसी होती है जिनको स्कैटरिंग होने की जगह नहीं मिलती है, दैट इज ब्लू,
रेड एंड येलो। तो ये अपना एक अलग डिस्पर्जन होकर एक अलग हिस्सा वो कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर में जाकर अपनी एक अलग प्लेस क्या कर लेती हैं, बना लेते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये भी याद रखना डिस्पर्जन ऑफ लाइट किस चीज़ को शो करता है, टिंडल इफेक्ट को। अब मैं बात करता हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमने देख लिया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर्स, ठीक है। और रेड कलर्स डेविएट्स द लीस्ट एंड वॉयलेट डेविएट्स द मोस्ट, तो ये आप चीज़ देख लेना, ठीक है। अब ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है, ठीक है, और ये रेडिनेस ऑफ द सन, सनराइज एंड सनसेट, इसका भी हमें कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो बिफोर दिस हमें इतना समझ में आ गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्पेक्ट्रम हमने देख लिया, डेट इज बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी वही डिस्पर्जन जो कि हमने व्हाइट लाइट को पास करा था और वो 7 कलर्स में टूट गया था, ठीक है। सो डिफरेंट कलर्स ट्रैवल्स थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। और द एंगल बिटवीन, देखो यहाँ पर जो आपका एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे होता है और जो एमरजेंट रे होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और द एमरजेंट रे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब ये क्या होता है? सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली हमें बताता है कि जब आपका मतलब जब आपका किसी भी मीडियम के अंदर, यानी जो भी आप मीडियम ले रहे हो, जिसमें से हम आपको पता है जो फिक्स मीडियम होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे होता है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एटमॉस्फेयर मीडियम आप किसी भी अनदर मीडियम को अगर उसके साथ रिफ्रैक्ट करवा रहे हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? इसके इफेक्ट जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया आपका, या फिर प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, क्यों नहीं करते? सो सबके आंसर्स वही है, एक्सप्लेनेशन है। सो दैट इज वन इन डिफरेंट काइंड, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सनसेट होना, सनराइज होना, ये सब क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इनका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट हाँ इनका क्या हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो बहुत सारे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से होता है। अब हम लास्ट टॉपिक अपना करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि ये जो रेनबो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है। बेसिकली रेनबो फॉर्मेशन कैसे हुआ, अभी हमने देखा कि लाइट का डिस्पर्स हुआ और वो 7 कलर में बैंड हो गया। तो बेसिकली एक नेचुरल स्पेक्ट्रम यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट सनलाइट के थ्रू दिखा रहे थे, ठीक है, बाय रेन ड्रॉप्स इन दी एटमॉस्फेयर। तो वो किसकी, वही है, रेन ड्रॉप्स की वजह से यहाँ पर हो रहा है। और बेसिकली यहाँ पर जो हमारा प्रिज्म है उसमें हमने कई सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि रिफ्रैक्ट करेंगे हमारा वापस से और डिस्पर्स हो जाएंगे एक इंसिडेंट सनलाइट में एयर, और उसके बाद हमारा जो इंटरनली और फाइनली हो जाएगा वो अगेन मीट आउट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेन ड्रॉप में। तो बेसिकली एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है। इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही मुश्किल रहेगा कि बने, बट हाँ जो भी मैंने ऊपर बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या ये बन सकता है वो आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट तो अभी हमने डिस्कस करा था, बेसिकली अर्थ एटमॉस्फेयर पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को शो करता है जिसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं बस, ठीक है, जैसे स्मोक वगैरह हो गया आपका। चलो दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो, और अभी कम वीडियो आती रहेंगी तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझें और मोस्टली एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम लोग टॉपिक थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर अप कर रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट सो मच इनफ टाइम। तो हम लोग यहाँ पर देखो जो भी अब मैं डिटेल तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है, बट हाँ जब हम इसके एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो उस समय हम काफ़ी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ इस वीडियो से एक थॉरली आइडिया ले लो कि व्हाट द टॉपिक इज अबाउट, एंड in next video we will do the MCQ of this chapter simultaneously. So thank you so much. If you like the video, so please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you so much.